पिछले क्लास यस कहाँ तक सर। हुआ था? कहाँ तक हुआ था पिछला क्लास? सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है सर? फर्टिलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है ना कि वाटर जो है जब सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें होता क्या है, H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस। सर O2 माइनस में ना सर? O2 माइनस में क्यों होगा जी? O2 माइनस में OH H प्लस OH माइनस में होता है ना। H2O जब ब्रेक करेगा तो इसी फॉर्म में जाएगा ना। सर एक बुक में लिखा हुआ है H प्लस फॉर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। एक्चुअली वो O2 जो है ना, ये इसका फर्दर फिर ऑक्सीडेशन होगा तब वहां पे O2 होगा। वो हम क्लास में बताए थे। ठीक है, O2 भी रिलीज होगा, हाइड्रोजन भी रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा और O2 भी रिलीज होगा। ये फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तब, और ऐसे नॉर्मल इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये तो फर्टिलाइसिस हो गया। जब नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, तब ऐसा प्रोसेस होगा। इवन कि OH माइनस भी अल्टीमेटली H2O2 में कन्वर्ट होता है। अब फिर ये फिर ऑक्सीडाइज होगा तब O2, तब 4 हाइड्रोजन और फिर इलेक्ट्रॉन, उसमें सब 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, इसी तरह का ये सर कौन सा एटम काम का करता इलेक्ट्रॉन रहता है सर? है। कौन सा एटम का इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, अरे वहां देखो फोटोसिंथेसिस में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब निकलता है ना तो हाइड्रोजन जुटता है वहां ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां प्रोसेस होता है। वो ATS एक सिस्टम है फोटो सिस्टम में। फोटोसिंथेसिस में एक ATS सिस्टम है, वो अभी समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू जो है ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टिंग होता है और साथ साथ में हाइड्रोजन भी निकलता है, तो वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, वो अभी ये चीज यहाँ पे नहीं था इसलिए हम वो ये चीज अलग है, बट ये अभी इतना समझो काफी है। ठीक है, यहाँ अगर मान लो तुमको अगर समझना है तो ETS समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ETS में पता चलता है कि कहाँ से वो आ रहा है। ठीक है सर, ग्रहणा कहाँ प्रेजेंट रहता? ले, ग्रहणा तुम ही बताओ, ये तो 9th में भी था। क्लोरोप्लास्ट में फिगर देखो, इसका मतलब तुम फिगर नहीं बनाया है। फिगर बनाया है? नहीं बनाया सर। एक बोल रहा था प्लास्टिड में बोल रहा था। तो प्लास्टिड के बाद, ओहो, प्लास्टिड जानता है ना? प्लास्टिड तो बताए हैं तुमको हम 9th में। इसमें 3 होता है ना, हाँ, लिकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और क्या होता है एक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। हाँ, आप समझा। तो प्लास्टिड के अंदर ये है और इसके अंदर में ग्रेना एंड स्ट्रोमा। रिवाइज करो तुमको सब मिल जाएगा प्लास्टिड के अंदर में कैसे इसको क्या कहते हैं सर? ग्रुप ऑफ डैश, ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड सेल, ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड सेल या थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर इस तरह रहता है ना, ये थैलाक्वाइड हो गया, इस तरह पूरा ग्रुप में रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रैना, और सिंगल को बोलेंगे थैलाक्वाइड। और बोलो। ठीक है सर फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट में सर वाटर भी रिलीज होता है सर? हाँ होता है। सर तो मतलब गैसियस फॉर्म में रहता है? नहीं, वाटर गैसियस फॉर्म में रहेगा जी। वाटर सर गैसियस फॉर्म मतलब में, वेपर फॉर्म में सर? हाँ वेपर फॉर्म में। बट वेपर फॉर्म मतलब ट्रांसपिरेशन होता नहीं है, तो वो होता है मतलब ग्लूकोज भी बनता है, वाटर भी बनता है। तो सर वाटर से कौन सा फॉर्म में मतलब रिलीज होता है सर? रिलीज तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा जब एक्सेस अगर हो जाएगा। अगर एक्सेस प्लांट में वर्ड चला जाए तो ट्रांसपिरेशन तो होगा ही ना। और बोलो। हो गया? और कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े?
यस सर। और चलो NADH का फुल फॉर्म क्या जो होता है सर? NADH का फुल फॉर्म को निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड NADH डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट। अरे हाँ NADH नी निकोटामाइड डाई इसी तरह कुछ है, हमको नाम इसलिए याद नहीं आ रहा है NADH का। निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट। हाँ निकोटामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फॉस्फेट होगा जी, NADPH होगा ना, तो फॉस्फेट एक होता है NADH, एक होता है NADPH। तो ये तुम्हारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट समझ गए। देख लेना उसको अच्छे से, लिख लेना, स्पेलिंग में गलती हो सकता है, वो तो सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुल फॉर्म हाँ बोलो, और हो गया और कुछ? आगे बढ़े हम लोग, और कुछ किसी को पूछना पूछ सकते हो। स्टमक का शेप एक और बता दे सर। स्टमक कौन? स्टमक का शेप देखो जे शेप का होता है, कहीं कहीं जे शेप लिखता है, कहीं कहीं यू शेप लिखता है, ठीक है, तो देख सकते हो जैसा बुक में जो रहेगा। सर लाइम वाटर क्या होता है सर? है लाइम वाटर, लाइम। अच्छा लाइम वाटर हो, वो एक्सपेरिमेंट होता है, CO2 के प्रेजेंस में लाइम वाटर अगर रहेगा तो वो मिल्की व्हाइटिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंट कुछ लाइम होगा। मतलब होता क्या है इससे? अरे वो लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नींबू पानी तो होता है। सर नींबू पानी को सर? हाँ तो क्या, वो नहीं ना होता सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना होता है। सॉरी हाँ वही क्या, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, हाँ सॉरी 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 सॉरी, कैल्शियम नींबू हाइड्रोक्साइड, हाँ नींबू पानी बोल रहे हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, नींबू पानी नहीं होगा। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है सर? हाँ हाँ हाँ, लाइम स्टोन लाइम वाटर नहीं पढ़े हो जी, पढ़े हो गए केमिस्ट्री में? पढ़ लिए हैं सर। सर पढ़े हैं, हाँ सर थोड़ा सा कंफ्यूज बताओ, वगैरह से। फिर भी हमसे पूछ रहा है, बताओ केमिस्ट्री का चीज है। चलो एक्सपेरिमेंट में कुछ होगा CO2 वगैरह का, हमको याद आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल ये चीज है CaCO। ये सर एक्सपेरिमेंट का ही था सर। हाँ लाइम वाटर रहता है, बोलो CO2 का प्रेजेंस तो मिल्की व्हाइटिश कलर हो जाता है। कभी कभी पूछता है कि अब देखो जैसे मान लो कि CO2 के प्रेजेंस में CO2 तो तुम मिला नहीं सकते हो, लेकिन ओपन एटमॉस्फेयर में लाइम वाटर को अगर तुम सेक करोगे ना तो मिल्की व्हाइटिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बट कभी कभी उसका अगर एक्सपेरिमेंटल देखोगे तो उसमें पर्पल कलर भी आता है कभी कभी, तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है और क्या। सर एक और चीज है, मेल में हाँ बोलो। फीमेल से ज्यादा ये क्यों होता है, हेमोग्लोबिन? आप बोल रहे थे पिछला बार, पूछे था ना पिछले बार क्वेश्चन पूछे था ना ये। हाँ सर, इंटरनेट में मारे सर्च, मिला ही नहीं। नहीं मिला? नहीं मिला सर। अरे मिल जाएगा, कोई आंसर बताओ तुम लोग तो बहुत मतलब हम लोग को इसी मतलब 10th में ही पढ़ना है, रिप्रोडक्शन में है, तो समझ में आ जाएगा क्यों होता है कम। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता होगा सर। हाँ मेंस्ट्रुअल इवेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वहाँ पे। तो एक्चुअली क्या है ना कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब उस मेंस्ट्रुअल साइकिल से हर एक मंथ जो होता है, हर एक 28 की डेज के बाद ये रिपीटिंग साइकिल है, तो उसमें क्या होता है ना 3 to 4 डेज ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग इन द ब्लड के साथ साथ मतलब आई मीन ओवा वगैरह है, मतलब हम मतलब 10th में आएंगे, सॉरी 10th में करते हैं, वो रिप्रोडक्शन में आएंगे तो हम अच्छे से बता देंगे। तो उस ब्लीडिंग जो होता है तो उसी के साथ 40 to 50 ml हर एक मंथ में जो होता है वो लॉस कर जाता है, इसीलिए कम होता है नॉर्मली देखा जाए तो, ठीक है। बट ये एडल्ट के बाद ही स्टार्ट होगा, सॉरी प्यूबर्टी के बाद।
इसीलिए कम होता है। तो हीमोग्लोबिन वगैरह तो फीमेल में जो है वो ब्लड का कमी का जो प्रॉब्लम है ये नॉर्मल है, हम बोलते हैं ना आम बात है, इस तरह से होता है क्योंकि ये ऐसा इवेंट है, वो इम्पोर्टेंट भी है, वो साइकिल इम्पोर्टेंट भी है होना, क्योंकि इससे पता चलता है कि गैमेट का रिलीजिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर बोलते हैं गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस था उसमें, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। मतलब अगर ब्लीडिंग कम होगा, आई मीन ब्लड लॉस होगा तो आरबीसी लॉस करेगा, आरबीसी लॉस करेगा तो हीमोग्लोबिन ऑलरेडी लॉस होगा, सिंपल है, ठीक है। और बोलो, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या और कुछ यस पूछना सर। किसी को? चलो सर तो पिछला, हाँ बोलो बोलो। सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सर पोटेशियम आयन का सर क्या रोल है सर? वो वहां पे वो भी एक्सपेरिमेंट, अगर KOH रहेगा ना तो फिर वो जो है एब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। तो उसमें CO2 और O2 जो है उस तरह से, क्योंकि रेस्पिरेशन में वहां दिखता है कि KOH का एक सेटअप, मतलब हम कैसे उसको बताएं, ठीक है, उसमें क्या है कि मतलब एक इस तरह से रहता है, ठीक है, यहाँ पे KOH का ट्यूब डाल देता है और इसके अंदर से सीड्स कुछ रहता है, वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। CO2 जो है तो वो CO2 क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, वो और O2 के हेल्प से वो जर्मिनेट हो जाता है। इसका बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है। तुम लोग में कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया है बताओ तो? वही KOH के हेल्प से ही दिया है ना? इसका हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट, तो देखना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट तो कुछ वैसा नहीं दिया है इसमें, एनसीईआरटी में है क्या? हेलो हेलो, यस सर। एनसीईआरटी में है KOH का कुछ रेस्पिरेशन में? देखते हैं सर। शायद है कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट, हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या है, इसीलिए हम उसको बता देंगे, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम बता देंगे। वैसे बस वही होता है, KOH के सेल्स में रहने से CO2 और O2 का ही वहाँ एक्सचेंजिंग होता है, CO2 वहां से उड़ जाता है। हम बता देंगे, एक बार देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट, हमको ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा अभी। और कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक दिन क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, तो उसको अभी फिलहाल छोड़ दो। एनसीईआरटी में सर काफी एक्सपेरिमेंट दिया है सर, वो सभी हाँ सर थोड़ा हाँ, समझा दीजिएगा ना। अब वो सब हम बता देंगे, बोले ना एक्सपेरिमेंट का एक दिन क्लास हमको देख लेने दो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि गलत बताने से तो फायदा है नहीं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हम एक बार देख लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है वो हम भेज देंगे, जैसे स्टोमाटा वगैरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, रेडिकल वो सब, तो इसमें तो न्यूट्रिशन वगैरह में तो है कुछ कुछ, आई मीन इस लाइफ प्रोसेस में कुछ कुछ है, एक्सपेरिमेंट से कुछ कुछ क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो हम पहले बता लेने दो, ठीक है। उसके बाद फिर तो हम लोग टॉपिक खत्म कर लेते हैं सर्कुलेशन वाला, उसके बाद फिर बोलना कि हाँ सर वो नेक्स्ट क्लास हमको एक बार याद जरूर दिला देना, ठीक है। तो जो भी एनसीईआरटी में है हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से बता देंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी भेज देंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के लिए यस सर। रहने दो, एक ये टॉपिक खत्म होगा, सबको हम आराम से बता देंगे, हमको बस एक बार उसको देख लेना दो, ठीक है, क्योंकि झूठ मूठ का इधर उधर बताना सही नहीं है। तो जो नहीं आता है, आई मीन जो अभी दिमाग में नहीं है, तुम नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग ब्लड का कंपोनेंट कर लिए थे, ठीक है, और फिर ब्लड पूरा हो चुका था ना, ब्लड कंपोनेंट प्लेटलेट्स वगैरह। WBC नहीं हुआ था। WBC नहीं हुआ हुआ था? था जब नहीं। WBC शायद, WBC नहीं हुआ था। नो देखो सर। देखो देखो नोट, हुआ नहीं था सर, WBC नहीं हुआ है, नहीं हुआ था सर। बोले थे आज बताएंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम बता देते, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो हम बता देते हैं। सबसे फर्स्ट में WBC का नाम बता दो, क्या है इसका? हाइट वाला। देखो ल्यूकोसाइड, ठीक है। तो देखो
WBC को दो ग्रुप में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरे को बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है WBC में सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे पहला WBC का कैरेक्टरिस्टिक यही है कि WBC का जो सेल होता है वो कैसा होगा, वो इर्रेगुलर होगा और उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस विथ लोब्ड होता है। ठीक है, एमोइड शेप भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक हम लिख देंगे। तो ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब है कि इस तरह से छोटा छोटा इस तरह का स्ट्रक्चर तुमको वहां दिखाई देगा उसके अंदर में, आई मीन WBC के कुछ सेल्स में। ठीक है, इस तरह का जिसमें होगा वो ग्रैन्युलोसाइट्स हो जाएगा, और एक ग्रैन्युलोसाइट्स में वैसा कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब इस ग्रैन्यूल्स के प्रेजेंस के हिसाब से ग्रैन्युलोसाइट्स और एक ग्रैन्युलोसाइट्स को डिवाइड किया गया है तीन, इसको किया है 3 पार्ट में और इसको किया गया है 2 पार्ट में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में ये है बेसोफिल और इसको बोलते हैं यूसिनोफिल, और ये होता है मोनोसाइट, सॉरी न्यूट्रोफिल। ठीक है, और एक ग्रैन्युलोसाइट्स में होता है 2 मोनोसाइट्स और एक होता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसको आराम से समझना। लिम्फोसाइट्स जो है वो फर्दर आगे टी सेल एंड बी सेल में डिवाइड किया हुआ रहता है, आई मीन इसका भी डिफरेंशिएशन है। अब सबका हम लोग फंक्शन समझेंगे। बेसोफिल जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में। जैसे ही कोई पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर इंटर करता है, जैसे एलर्जेंस, जो एलर्जी कॉज करता है उसको एलर्जेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डस्ट है या फिर फ्लावर है, बहुत सारा चीज है जिससे एलर्जी होता है, और एलर्जी होने के बाद क्या होता है, एक हाइपर सेंसिटिविटी का केस आ जाता है कि छींकना, रनिंग नोज, आंख से पानी गिरना, रेडनेस हो जाता है। अगर स्किन का एलर्जी है, जैसे बोलते हैं सन वन में निकलते हैं स्किन तो एलर्जी हो जाता है, तो वो लाल लाल एकदम स्पॉटेड हो जाता है। तो अगर कोई भी एलर्जेंस अगर इंटर करता है तो उसके लिए बेसोफिल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एंटी एलर्जिक केमिकल रिलीज करता है जैसे हिपेरिन, सेरोटोनिन वगैरह, और वो एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल कर देता है। ठीक है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करेगा। दूसरा तुम्हारा है एस्नोफिल, तो ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? सूजन होना, ठीक है, या दर्द करना, पेन होना, तो ये सब हद तक ये कौन करता है? एस्नोफिल उसको रोकने काम करता है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स इज अ फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक इन नेचर। अब बता सकते हो फैगोसाइट्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कोई हमको बता दो, फेगोसाइट्स का मतलब सेल ईटिंग, क्या होगा? ये पहले सेल हम ईटिंग, बता चुके हैं। सेल ईटिंग। ठीक है, सेल, हाँ ठीक है, गुड। सेल ईटिंग भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इनगल्फिंग करना। कोई भी सेल डेब्रिस हो या वेस्ट सेल हो, क्योंकि देखो हम लोग के बॉडी में एक सेल का प्रॉपर्टी है कि सेल जब अर्थ लेता है, मीन सेल जब जन्म लेता है अपना, वो फंक्शनिंग करता है और एक टाइम के बाद वो खुद से मर भी जाता है, तो हम लोग सेल प्रोग्राम डेट भी बोलते हैं। वो सेल का प्रॉपर्टी है, तो वो सब सेल को निकालने का काम ये दोनों मिलके करता है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। दोनों को फेगोसाइटिक इन नेचर बोलते हैं। और एक जो सेल ईटिंग बोले, सेल ईटिंग मतलब सेल ये खा लेता है, इनगल्फ करता है, तो वही इनगल्फिंग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स है। देखो लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स को डिवाइड कर गया 2 में, टी सेल एंड बी सेल। तो टी सेल जो है बी सेल को डिफरेंशिएट करेगा। क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा। और बी सेल जो होता है ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, हेल्प इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, अब यहाँ पे ध्यान देना कि टी सेल क्यों लिखे या बी सेल क्यों लिखे। तो टी सेल जो होता है, टी फॉर थाइमस और बी फॉर बोन मैरो,
मतलब टी सेल जो है डिफरेंशिएट करेगा बी सेल को, और बी सेल मतलब बोन मैरो में सेल जो होता है वो मेच्योर होके ये बनाता है एंटीबॉडी, और यही एंटीबॉडी हमारे बॉडी के फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, या हमारे बॉडी का एक तरह का वो डिफेंस मैकेनिज्म, सोल्जर, एक तरह का हम लोग का क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन हो जाता है एक तरह का, मतलब बचाता है। अब बचाता किससे है, जितना भी माइक्रोब्स है जो कि पैथोजेनिक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग एक टर्म दिए हैं पैथोजन। तो पैथोजन से ये बचाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि WBC एक तरह का सिक्रीट करता है केमिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, है वो एंटीबॉडी हम लोग को प्रिवेंट करता है फ्रॉम पैथोजेनिक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं। बस यही चीज है इसमें। तो देखो अल्टीमेटली क्या है कि जब हम WBC की बात कर रहे हैं, बेसोफिल, एस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये पांचों सेल कुछ ना कुछ फंक्शनिंग कर रहा है, और वो फंक्शनिंग हम लोग को बचाने के लिए हो रहा है। फर्स्ट से समझना कि पांचों जो सेल है वो हम लोग को किसी ना किसी से बचा ही रहा है। कोई एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, कोई दर्द से, हम लोग को पेन वगैरह से बचा रहा है, हद तक रिलीफ करता है, कोई सेल डेब्रिस वगैरह वेस्ट को खा लेता है, कोई एंटीबॉडी बना लेता है जो कि पैथोजन को मार सके। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का सोल्जर की तरह काम कर रहा है, एक तरह का डिफेंस सिस्टम है, एक तरह का इम्यून सिस्टम है। इसीलिए WBC को बोला जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हर एक फॉरेन पार्टिकल या हार्मफुल पार्टिकल से हम लोग को बचा रहा है। यही है इसका फंक्शन, सॉरी इसका फंक्शन एंड इसका टाइप। ठीक है, अगर इसका टी सेल क्या करता है? थाइमस, टी सेल डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख देते हैं। WBC जो है वो सबसे पहला इरेगुलर शेप का होता है, इरेगुलर शेप या एम्बॉयड शेप का होता है। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट लॉब्यूलेटेड होता है, बट लॉब्यूलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इसका, अगर हम लोग काउंटिंग देखेंगे तो 6 से 8,000 सेल पर 100 ml ऑफ, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड में 6,000 से 8,000 सर 1 ml में सर? 1 ml में? यस सर। 100 ml है जी। 1 ml कैसे, 1 ml कैसे लोगे? 1 ml नहीं होता, 100 ml होता है। ठीक है, तो ये है। अब इसका काम क्या हुआ, तो ये तुम लिख सकते हो, इट हेल्प it provide it will help to defense mechanism। और अगर इसका लिखना है, एक काम करो, पहले इसको लिख लो, ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले एक काम करो, इसको नोट करो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लाल घेरे से बंद कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले इसको लिख लो, नोट करो, फिर हम इसका लिखा देते हैं। सर इसिनोफिल एक और बार बोलिए ना, क्या होता है इसिनोफिल? हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, ये बोलिए ना क्या होता है इसिनोफिल? वो जो आप लिखे इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, उसका मीनिंग क्या होता है? इंफ्लामेटरी रिएक्शन जैसे बोलते हैं ना कि चोट लगने के बाद मतलब फूल जाता है, सेल कर जाता है, सूजन, दर्द वगैरह को ये कहीं ना कहीं कम करने का काम करता है। उससे इन्फेक्शन वगैरह ना हो, कहीं ना कहीं ये चीज बचाता है।
नोट कर लिया इसका, मिटाए? Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है। Irregular shape, nucleus are lobulated, और ये प्रेजेंट कितना होगा, 6000 से 8000 per 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। और इट हेल्प टू डिफेंस मैकेनिज्म, ये होगा। और एक और है, इट secretes antibody to kill the pathogen। पैथोजन ब्रैकेट में लिखो, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं, बस यही है इसका, ठीक है। और इसका लाइफ स्पैन डिपेंड करता है, देखो अलग अलग है, टिश्यू में अलग है, आई मीन ऑर्गन में अलग अलग जगह पे है। जैसे मान लो कि कहीं पे 3 दिन है, कहीं पे 4 दिन है, कहीं पे 2 दिन है, कहीं पे 1 सप्ताह, बट मैक्सिमम 1 सप्ताह के बाद वो मर जाता है। यही है तुम्हारा WBC। अब उसका प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो। नोट हो जाएगा तो बताना, ठीक है। हो गया? हो गया सर। Yes, sir. अब हम लोग का प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या था, वो था क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी हम लोग को पढ़ना है, एनसीईआरटी में देखना, लिखा है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, तो उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। सर हाँ सर, लॉबुलेटेड मतलब क्या होता है सर? देखो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो सेल नॉर्मल कैसा है, सर्कल होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इस तरह से प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट हो गया, कभी इस तरह से होगा, इस तरह से हो सकता है, कभी इस तरह से हो जाएगा, मतलब इस तरह से लॉबुलेटेड ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये लॉबुलेटेड। अब देखो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है। सबसे फर्स्ट में जैसे ही टिश्यू इंजर्ड होगा, देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहला कि अगर हमारा टिश्यू इंजर्ड हो जाता है या फिर ऑर्गन या ब्लड वेसल इंजर्ड होता है या कट जाता है, तो वहां से ब्लड का लीकिंग स्टार्ट है, मतलब ब्लड वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ब्लड लॉस हो जाएगा तो हमारा जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो फॉल डाउन करेगा, और जैसे वो फॉल डाउन करेगा जिसके कारण हमारा बॉडी का इंटरनल ऑर्गन सब जो होता है वो अपना फंक्शन स्टॉप करेगा। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कम अगर हो गया तो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, और अगर हाई हो गया तो वो कोमा में जाने का हाइपर सेंसिटिविटी केस हो जाता है। ब्लड प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, तो ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, और वो प्रेशर ब्लड खुद मतलब मेंटेन करता है, क्योंकि वो सर्कुलेट करते रहता है। अब सोचो, कोई मान लो सपोज मेरा हाथ है, अगर यहाँ से कट जाता है और यहाँ ब्लड पूरा लॉस कर जाएगा, तो प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो होगा तो हमारा जो बॉडी का जो और ऑर्गन है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो
ये जो ब्लड का प्रेशर का लो होना है उसको बचाने के लिए ब्लड को वहां रुकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी सुनते हैं कि हाँ ब्रेन में ब्लड जम गया, ब्रेन में ब्लड क्लॉट कर गया, या फिर कहीं पे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट कर गया। एक्चुअली क्लॉट करना मतलब वहां जमना है, इस तरह का थक्का जम जाता है, इस तरह का एक मेश लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। होता क्या है, देखो जैसे ही टिश्यू इंजर्ड होगा, इंजर्ड इंजर्ड टिश्यू होगा और ब्लड बाहर निकलेगा, तो वहाँ प्लेटलेट भी इंजर्ड रप्चर कर जाएगा। प्लेटलेट इंजर्ड अगर टिश्यू हो गया तो उसी उसी टाइम पे क्या करेगा, रप्चर रप्चर प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये रप्चर प्लेटलेट जब रप्चर करेगा, ब्रेक करेगा, तो ये निकालेगा एक थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकालेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम निकालता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। अब यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। थ्रोम्बोकाइनेज है तो थ्रोम्बोकाइनेज डायरेक्टली एक्ट करेगा, ब्लड में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इस पे एक्ट करके कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन पे। क्या करेगा, थ्रोम्बिन पे। अब थ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन, बताओ कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन था जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए हेल्प आ रहा था। बोलो बताओ तो कौन सा था प्रोटीन जो कि क्लॉटिंग में, फाइब्रिनोजन, इसको याद रखना। तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन है, ये प्रोटीन है, इस पे थ्रोम्बिन जो होता है वो एक्ट करेगा और कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन बन गया तो जहां भी कटेगा वहां पे इस तरह का एक फाइन फाइबर, इस तरह का नेटवर्क बनाएगा और वो वहां पे कवर अप होकर उसको रोक देगा, मतलब वहां पे बाहर निकलने नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें समझना है तुमको। सबसे फर्स्ट में जो भी यहाँ पे मैकेनिज्म है, सब में Ca2+ का जरूरत पड़ जाता है। मतलब कैल्शियम अगर नहीं रहा ना तो काम नहीं करेगा, वो कभी काम नहीं कर सकता है। तो Ca2+ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, कैल्शियम लेवल का ब्लड में होना है। ये प्रोथ्रोम्बिन जो हम यहाँ पे लिखे हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है, तो ये एक तरह का इनएक्टिव एंजाइम है। क्या है, इनएक्टिव एंजाइम। क्या है, इनएक्टिव एंजाइम। अब इसको एक्टिवेट किए, आई मीन एक्टिव एंजाइम हुआ थ्रोम्बोकाइनेज। अब एक सवाल है कि प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आएगा, ये तो यहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आया कि ये यहाँ से कन्वर्ट हुआ। अब थ्रोम्बिन भी समझ में आया, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है, इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। सर वीडियो आपका रुका हुआ है, वीडियो आपका स्टिल हो गया है सर। एक है देखना। हेलो हेलो सर, आवाज जा रही है, हेलो। स्टूडेंट वेट कीजिएगा, आप लोग 2 मिनट वेट कीजिएगा, सर ज्वाइन कर रहे हैं फिर से।
आ गया वीडियो आया? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसमें समझने में किसी को दिक्कत, कोई यस ऐसा सर, चीज जो फिर नहीं बता दीजिए सर। फिर से एक बार बता। देखो सर फिर से हम रिपीट लोग कर दीजिए। हाँ कर दे रहे कर। देखो टिश्यू इंजर्ड हुआ, ठीक है, साथ साथ में ये प्लेटलेट्स भी रप्चर हो गया। अब जब ये रप्चर हुआ तो ये जो रिलीज किया है इसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम को रिलीज किया जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज जो है Ca2 के हेल्प से एक्ट कर जाएगा प्रोथ्रोम्बिन पे और कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। यहाँ भी Ca2 प्लस जो मतलब जरूरी पड़ेगा, Ca2 प्लस चाहिए। थ्रोम्बिन जो होता है ये एक्टिव एंजाइम है, ये डायरेक्टली फाइब्रिनोजन पे एक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ Ca2 प्लस। एक ही जगह लिखो Ca2 प्लस, मतलब हर एक जगह Ca2 प्लस का जरूरत पड़ता है। Ca2 प्लस यहाँ पे आया और कन्वर्ट किया फाइब्रिन में। जब फाइब्रिन बन जाएगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, एकदम नेटवर्क लाइक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। और जहाँ पे वो कटा, मान लो ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे कट गया है तो ये यहाँ पे आके बन जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा। यही है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। सब कुछ इसमें पता है, बट हमको ये नहीं पता है कि प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया। तो वो लीवर से आया और लीवर में विटामिन के होता है जो इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही है तुम्हारा, ठीक है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब इसको तुम पॉइंट वाइज थियोरेटिकल तुम अपने मतलब एनसीईआरटी बुक से जो इम्पोर्टेंट है वहां पे जो जो वर्ड्स आ रहा है तुम उसको लेके इसको नोट्स बना लेना, ठीक है। कि इसको हम ये पॉइंट वाइज लिखा दे क्या, कि या तुम लोग बना लोगे? पहले ये बता दो, अगर तुम लोग बना लोगे तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम इसको लिखवा भी सकते हैं। 5-6 पॉइंट होगा इसमें। बना सर ले लिखवा दीजिए सर। लिखवा दें, ठीक है कोई बात नहीं। पहले इसको नोट करो फिर लिखवाते हैं। नोट कर लो फिर लिखवा देते हैं। सर हाँ बोलो बोलो। सर हम लोग का प्लेटलेट को कैसे मतलब पता चलता है कि सर हम लोग का मतलब ये कोई जगह इंजर्ड हो गया है? एयर के कांटेक्ट में आएगा। तो सर ये जो इंटरनल ब्लीडिंग सर होता है वो तो सर वहां पे इंटरनल भी तो क्लॉटिंग हो जाता है। नहीं, इंटरनल ब्लीडिंग में क्लॉटिंग कहाँ होता है? इंटरनल ब्लीडिंग में क्लॉटिंग हो जाएगा तो आदमी बच जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग, सर इंटरनल सुने हैं सर क्लॉटिंग। कभी कभी मतलब सर कभी इंटरनल में सर चोट लगा तो सर वहां पे ब्लड क्लॉट कर गया। हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग और क्लॉटिंग बहुत डिफरेंस चीज है। इंटरनल ब्लीडिंग जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे कोई ऑर्गन है सपोज। इंटरनल ब्लीडिंग में क्या हुआ, ब्लड यहाँ बाहर आया और इसमें जाकर मिक्स हो गया, आई मीन इससे के साथ मतलब मिल गया, क्योंकि ये अंदर में बहुत कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में जो कि डायरेक्टली ऑर्गन के साथ आने के कारण वो पॉइजनस हो जाता है। इंटरनल ब्लीडिंग में आदमी मर भी सकता है, लेकिन इंटरनल क्लॉटिंग में नहीं होता है ऐसा कुछ, क्योंकि वहां पे एक तरह का वो जो है ना उसका एक हेमोराइजा करके कुछ वर्ड्स है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म तो नहीं पता है, बट हेमोराइजा करके वर्ड्स होता है जो एक साथ ब्लड आ जाके वहां रुक जाता है ना बहुत देर तक, वो जम जाता है। क्योंकि इंटरनल का है कि वो फ्लो होते रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक साथ अगर आके जम जाएगा वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा, तो फिर वहां पे वो जमने का, क्योंकि सुई वगैरह जैसे हम लोग लेते हैं, मान लो कोई वेन्स वगैरह में लेता है, नस वगैरह में सुई लेगा, वहां पे देखना ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। तो वो कभी कभी होता है, ये कभी होता है कि वहां आके एक साथ जमा हो गया बहुत देर तक, तो फिर वो क्लॉट कर जाता है। लेकिन सर उससे आप बोले थे कि हेपारिन इंजाइम रहता है जो नहीं होने देता। अरे हम क्या बोले थे कि हेपारिन एंजाइम फ्लोइंग ब्लड को नहीं होने देता है। एक साथ जमा हो गया कहीं आके, वहां से जा ही नहीं रहा, तो क्या करेगा वो? हेपारिन तो ये वेसल्स है ना जी, तो वेसल्स में तो फ्लो कर रहा है ना। मान लो यहीं आके कोई जम गया, किसी कारण से जमा हो गया एक साथ बहुत सारा ब्लड, तो जम जाता है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ, ये क्लॉटिंग इसको नहीं बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे भाषा में बोल रहे कि हाँ अंदर में खून जम गया है, ऐसा क्लॉटिंग वहां नहीं होता है। वहां कुछ और चीज है जो एक कंडेंस फॉर्म ले लेता है और वो मेसला के स्ट्रक्चर आ जाता है। बोले तो हेमोराइजा कुछ उसका वर्ड है, मतलब टेक्निकल वर्ड, ठीक है। और अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुआ तो इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब है कि ब्लड वेसल्स ब्रेक करके ब्लड जो है बाहर आ गया, ऑर्गन के साथ मिलना स्टार्ट हो गया, और ऑर्गन के साथ मिल जाएगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा, जो कि मलेरिया के केस में ऐसा होता है। मलेरिया के केस में क्यों बोलता है कि मलेरिया इतना डेंजरस है, क्योंकि मलेरिया जब काउज होता है ना तो उसमें एक सबसे बड़ा डर यही रहता है
कि इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए, और इंटरनल ब्लीडिंग में फिर बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए मलेरिया से आदमी को मरने का खतरा ज्यादा रहता है, ये चीज होता है। ठीक है सर एयर में कौन सा गैस का कांटेक्ट में आने से सर क्लॉट होता है? एयर में कौन सा गैस, एयर नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल एयर में से? हाँ नॉर्मल एयर का ही हो जाएगा। अब उसमें एग्जैक्टली कौन सा एयर है ये नहीं पता, बट एयर के कॉन्टेक्ट में आने से हो जाता है। हो गया, नोट कर लिया सर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हार्ट में। ठीक है, तो इसका लिखाना है ना, लिखो क्लॉटिंग में टॉपिक दो लिखा देते हैं।
देखो यहाँ पे हम एक ही जगह पर प्रेजेंस ऑफ CO2 लिखे हैं, सब में ऐसा होगा। वो फ्लो चार्ट याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, उसका बाद स्टार्ट करेंगे। क्या सीरम क्या सेरम? देखो हाँ जिस ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा ना, वो सेरम होगा। ठीक है, सर नहीं समझे तो। चलो भेजो। कहाँ? ऊपर ऊपर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर नहीं समझे अरे सर। देखो, जैसे ब्लड है ना, ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, ठीक है, जैसे फाइब्रिनोजन या फिर हम लोग उसका प्लेटलेट्स जो है वो सब हटा देंगे, तो वो जो बचेगा वो सेरम कहलाएगा। ठीक है, मतलब एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड इज अ कॉल्ड सेरम। ठीक है, और हम लोग जब भी एंटी क्लॉटिंग मैकेनिकल केमिकल होता है जिसको EDTA बोलते हैं। EDTA केमिकल का नाम है, जो उसमें डालने पे वो क्लॉट नहीं करता, तो वो सेरम बन गया। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो। सर फिर से बताइएगा सर। अच्छा, क्या वो नहीं वीडियो आ रहा है सही से? वीडियो कट रहा है क्या? ये सब आ रहा है सर, मेरा उस समय नेटवर्क से थोड़ा स्लो हो गया था। अच्छा ठीक है, सुनो। क्लॉटिंग फैक्टर, अगर ब्लड से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दोगे तो जो रेस्ट बचेगा वही हमारा सेरम है। जैसे फाइब्रिनोजन हटा दो, प्लेटलेट्स हटा दो, तो ये सब अगर प्लेटलेट्स हट गया तो वो क्या बन जाएगा? बस एक सिंपल फ्लूइड बनेगा, तो वही हमारा सेरम है। ठीक है, कभी भी लेबोरेटरी वगैरह में जाते हैं, डायग्नोसिस वगैरह कराने जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वहां पे देखना लिखा रहता है सेरम कलेक्शन। क्यों? क्योंकि ब्लड लेने के बाद उसमें कुछ केमिकल डालता है ताकि वो क्लॉट ना करे, और क्लॉट कर गया तो फिर वो क्या डायग्नोसिस करेगा, क्या चीज के लिए? वो तो सॉलिड हो जाएगा ना, इसीलिए सेरम होता है। चलो इसको नोट करो। नोट हो जाएगा तो बताना। हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। चलो आज जो है फिर हार्ट का तो पूरा कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, तो थोड़ा सा हम लोग इसका इंटरनल एक्सटर्नल जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में ये ध्यान रखना, हार्ट जो है एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करने वाला एक ऐसा ऑर्गन है जो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा वर्किंग रहता है। हम लोग के बॉडी में बहुत ऐसा पार्ट है जो कुछ टाइम के लिए वर्किंग हो, या हम लोग उसको करवाते, जैसे मसल्स वगैरह बात करते हैं, तो ये एक ऐसा मसल्स है जो ऑलवेज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है ये मैकेनिज्म करते रहता है। ठीक है, दूसरा हम लोग के बॉडी का जो हार्ट है उसका काम है ब्लड का सप्लाई करना। हम लोग बोलता है ना कि जो हार्ट है वो ब्लड का सप्लाई करने का काम करता है। एक्चुअली ब्लड का सप्लाई करने का काम मतलब क्या? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करने का काम करता है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे पूरे बॉडी से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर जाता है लंग्स के पास, वहां पे एक्सचेंजिंग का काम करता है, फिर एक्सचेंज हो जाएगा, फिर वो हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में वो जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि ये पंपिंग एक्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, और देखो दूसरा चीज है,
कि हार्ट हमारा जो है ना बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, कॉनिकल शेप का होता है, ठीक है। और हमारे लंग्स के नीचे में बेस में प्रेजेंट होता है, उसके लिए लंग्स का जो स्ट्रक्चर भी है तो उसका स्ट्रक्चर वहां पे है। तीसरा चीज क्या है कि कोई भी हम लोग के बॉडी में कोई भी सॉफ्ट ऑर्गन हो उसके लिए कोई ना कोई एक लेयर प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्ट करे। सपोज दैट मान लिया जाए, मतलब एक समझ लो इसको, हार्ट, ये तो सेफ है नहीं वैसा, ये हमारा हार्ट है, तो इसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग नाम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसको बचा के रखता है। दूसरा कि बचा के रखेगा कैसे? ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और इसमें जो फ्लूइड है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड होता है ये शॉक एब्जॉर्बिंग, मैकेनिकल एब्जॉर्बिंग, प्रेशर एक तरह से क्या होते हैं वो उसको हैंडल करता है, बोल सकते हैं कि वो सब शॉक एब्जॉर्बिंग है। जैसे लंग्स में था ना प्लूरल मेम्ब्रेन, सेम है हार्ट में उसी तरह, ठीक है। ये तो था कि हम लोग इसका इंटरनल देखें। एक्सटर्नल में ध्यान रखना है दो तीन चीज कि हार्ट में ही लार्जेस्ट आर्टरी भी है, लार्जेस्ट वेन भी है, और ये 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड क्यों? क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज्यादा जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, तो इफिशिएंट एनर्जी के लिए इफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए, और इफिशिएंट ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो उसके लिए जो है हार्ट चैम्बर्ड में डिवाइड होना ही चाहिए, ठीक है। हम लोग का ज्यादा एडवांटेज 4 चैम्बर्ड से होता है। उसके बाद इसमें कुछ वाल्व भी प्रेजेंट है। वाल्व का काम क्या होता है? तो प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो। तो ओवरऑल हम लोग क्या जाने कि हार्ट जो है एक तरह का मस्कुलर कॉनिकल ऑर्गन है जो हमेशा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते रहता है। कब? जब से एम्ब्रायोनिक, जब एम्ब्रायो बनता है ना, जैसे फर्स्ट, देखो एक बोला भी गया है कि किसी भी पर्सन का सबसे पहला जो ऑर्गन है वो हार्ट बनता है, सबसे पहला जो है वो दिल ही बनता है, ठीक है। हार्ट 1 मंथ में बन जाता है, तब से वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है, जब कब तक करेगा? जब तक कि आदमी मर ना जाए, ठीक है। और दूसरा चीज है कि इसका काम क्या है कि बॉडी से ब्लड, सॉरी, बॉडी से, पूरे बॉडी से ब्लड के डिऑक्सीजन फ्लक्स करना, फिर उसको ऑक्सीजनेटेड बनाना, फिर ऑक्सीजनेट पूरे बॉडी में सप्लाई करना, ठीक है। और इसका इंटरनल वही है, 4 चैम्बर्ड है, वाल्व वगैरह प्रेजेंट है। इसका क्या फंक्शन वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज रहने दो क्योंकि कंप्लीट बोलेंगे कि ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन जो है वो पढ़ लेना, वो छोटा सा चीज है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो आर्टरी वेन में बता देते हैं क्या। आर्टरी जो होता है वो ल्यूमेन में छोटा बट थिक होता है, थोड़ा थिक होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर से ब्लड का फ्लो होता है, तो प्रेशर को भी मेंटेन, सॉरी, प्रेशर को भी झेलना होगा। वेन का छोटा होता है, सॉरी, ल्यूमेन बड़ा होता है, बट जो वॉल है इन कंपेरिजन टू आर्टरी। और आर्टरी का काम क्या है? तो अपने ब्लड को ट्रैवल करवाना, ये चीज है। दूसरा चीज है कि वेन का होता है डिऑक्सीनेटेड, और ध्यान रखना है कि वेन में जो है वाल्व प्रेजेंट है, पूरे बॉडी के वेन में वाल्व प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें प्रेशर कम होता है, तो वाल्व के थ्रू ही आगे बढ़ता है। थोड़ा प्रेशर होता है, आगे बढ़ा, फिर वाल्व मिला, फिर रुक गया, इस तरह से ऐसा होता है। और एक है कैपिलरीज, तो कैपिलरीज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, और उसका काम क्या होता है? हर एक डेलिकेटेड ऑर्गन से कनेक्ट करना, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वो कर सके। तो ब्लड वेसल्स जो है वो पढ़ के आना, और नेक्स्ट क्लास हार्ट का मैकेनिज्म, डबल सर्कुलेशन, ये दोनों नेक्स्ट क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। आज इतना ही है, आज रहने दो इतना, फिर टाइम हो गया। सर, हाँ बोलो। सर हार्ट एनर्जी कहाँ से मतलब गेन करता है? ब्लड से। सर तो मतलब देखें कि सर मतलब ये डेथ के हाँ, बाद तुम्हारा, भी सर मतलब हाँ, कुछ देर तक हार्ट पंप करते रहता है। हाँ, वो 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। देखो होता है क्या, सुनो बताते हैं। जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो सबसे पहले हम लोग के बॉडी का कोई भी ऑर्गन है उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड करता है, बट ब्लड वेसल्स होना चाहिए, बट हार्ट में ब्लड वेसल्स नहीं है। तो पूरे बॉडी में एक, पूरे हार्ट वॉल में थ्रेडिंग, इस तरह का थ्रेडिंग रहता है, और इसी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जिसको साइनस वेनेसस बोलते हैं, नाम भी है साइनस वेनेसस, ये जाता है और हार्ट मसल्स को एनर्जी देता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर करना है मसल्स को तो वहां पे एनर्जी भी चाहिए, और एनर्जी तभी जा पाएगा जब ग्लूकोज वगैरह, जब ऑक्सीजन जाएगा, तो ब्लड का जाना बहुत जरूरी है। वहां वेसल्स नहीं होता है, उस वेसल्स के लायक ही स्ट्रक्चर होता है जो साइनस वेनेसस बोलते हैं, बस, ठीक है।
और सर बॉडी में जहाँ जहाँ आर्टरी होता है वहाँ वहाँ ये भी होता है, वेन भी होता है। हाँ, जहाँ जहाँ आर्टरी, जैसे मान लो ये ऑर्गन है तो इधर से आर्टरी आएगा तो इधर से वेन भी आएगा ना, आर्टरी वेन। इधर एक्सचेंजिंग का काम किया, इधर से गया, एक्सचेंजिंग का काम किया, फिर इधर से लेके आया। ठीक है, तो कनेक्शन रहता है। कैपिलरीज भी साथ में, बिना कैपिलरीज पर तो कोई भी ऑर्गन कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही फाइन ट्यूब है, पतला सा ट्यूब है, एकदम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। वो एकदम क्या बोलोगे, एक तरह का पूरा मतलब कवर अप कर लेता है ऑर्गन को। ठीक है, ताकि कैपिलरीज जो है एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल में काम आता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ग्लूकोज वगैरह जो भी है। ठीक है, और बोलो, और कुछ नहीं? तो ब्लड वेसल्स पढ़ लेना। हार्ट हम नेक्स्ट क्लास फिर से हम फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा भी बता दिए। ब्लड वेसल्स में किसी को दिक्कत होगा तो बोलना, हम उसका नोट्स लिखवा देंगे, बट दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो छोटा सा चीज है, पढ़ लेना अपने। अगर फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, डिस्कस करना है तो कर सकते हो, और बोलोगे नोट्स लिखाने तो लिखा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ब्लड वेसल्स को करके आना। ठीक, ठीक है फिर। और एक्सपेरिमेंट के लिए लाइव प्रोसेस को पूरा खत्म होने दो, या नहीं तो फिर इस टॉपिक को पूरा खत्म होने दो, उसका एक्सपेरिमेंट के लिए एक दिन क्लास दे देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हमको देख लेता है उसके लिए। ठीक है, ठीक है।